डियर स्टूडेंट्स, किरण सेल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ आज एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक भी मध्यकाल के इतिहास से संबंधित है। मध्यकाल का इतिहास जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शुरू किया। मैंने पहला वीडियो आपके साथ शेयर किया था जो महमूद गजनवी की भारत पर 17 बार किए गए आक्रमण से संबंधित था। उसके बाद का हमारा वीडियो मध्यकाल में निर्मित मकबरों से संबंधित था। आज इसी क्रम में मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो संबंधित है मोहम्मद गौरी से। गजनवी के बाद भारत आने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊं, आपके साथ एक बार मैं देख लूं कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कौन सा प्रश्न दिया था बनाने के लिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न दिया था कि 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला ने ही 10 लाख की करेंसी जारी की है और ये विश्व में पहला देश है जो इतने बड़े अमाउंट की करेंसी जारी किया है। तो ये तो बात हुई पिछले प्रश्न की जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। आज के प्रश्न की यदि बात करें तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज का प्रश्न वीडियो के अंत में दिया जाएगा। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जिसने भारत पर कई आक्रमण किए। उसका आक्रमण गुजरात पर हुआ, मुल्तान और सिंध पर हुआ, पंजाब पर हुआ। तराइन का 2 युद्ध उसने लड़ा। उसका युद्ध कन्नौज के शासक के साथ हुआ। कई युद्धों के द्वारा उसने भारत में अपने सत्ता की स्थापना की। चलिए बात सबसे पहले अगर हम गौरी की करें कि गौरी कौन था, तो गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वो गौर के शासक मोहम्मद बिन साम का भाई था। गौर के शासक मोहम्मद बिन साम थे और ये उनका भाई था। गयासुद्दीन जो गौरी के भाई थे, मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन, उनके बाद गौर की सत्ता पर, गौर की गद्दी पर मोहम्मद गौरी बैठता है। मोहम्मद गौरी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, नए प्रांतों को जीतना चाहता था और उसने एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और साम्राज्य विस्तार की लालसा लिए वो गजनी से और गौर से आगे की तरफ बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा, जब मोहम्मद गौरी गौर की सत्ता पर बैठता है तो वो वर्ष होता है 1173। वो शासन तो करता है लेकिन सिक्के पर हमेशा अपने भाई का ही नाम रहने देता है। वो अपने भाई के सहायक के रूप में ही शासन करना पसंद करता है। सबसे पहले उसने अपना पहला आक्रमण जो किया भारत की तरफ वो 1175 में किया, मुल्तान और सिंध पर। यानी कि अगर हम गौरी की पहले भारत आक्रमण की चर्चा करें तो उसका पहला आक्रमण 1175 में, 73 में राजा बना और 75 में उसका आक्रमण मुल्तान और सिंध पर होता है। इस आक्रमण में जो मुल्तान का और शासक था उसे वो मजबूर कर देता है अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए और वो अपने साम्राज्य का विस्तार उच्च तक करता है। यानी मुल्तान, सिंध, उच्च, ये सब गौरी के अधीन हो जाते हैं। 1182 तक, 1175 में उसका आक्रमण हो रहा है, 1182 तक जो सिंध का निचला भाग था वहाँ तक गौरी पहुँच जाता है। अब गौरी की सत्ता गौर से निकलकर, देखिए हमने जो गजनवी की बातें की तो गजनवी के भारत आने के पीछे लूटपाट की मंशा थी, शासन करना नहीं था। लेकिन गौरी की जो सत्ता है ये अपने साम्राज्य की विस्तार है और वो मुल्तान, सिंध, उच्च, सिंध का पूरा निचला क्षेत्र 82 आते आते 1182 आते आते वहाँ तक पहुँच जाता है। और उस समय सिंध में शासन होता है जिस वंश का, उस वंश का नाम था सुमरा वंश।
और सुमरा वंश के शासक को वो अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी कि गौरी का पहला अभियान 1175 में सिंध और मुल्तान पर होता है। अब इसके बाद गौरी अपना दूसरा अभियान 1178 में गुजरात के अनहिलवाड़ा पे करता है। यानी कि मुल्तान और सिंध के बाद अब गुजरात वो रुख करता है किसका? गुजरात अनहिलवाड़ा का। गुजरात में उस समय शासक होता है मूलराज द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय था। और इतिहासकार भीमदेव यानी कि भीमदेव द्वितीय को भी वहाँ का शासक बताते हैं कुछ इतिहासकार। माउंट आबू पर्वत के समीप भीमदेव या मूलराज और गौरी के बीच भिड़ंत होती है, लेकिन इस युद्ध में गौरी की पराजय हो जाती है। ये युद्ध गौरी हार जाता है और गौरी को पीछे भागना पड़ता है। जीत कौन जाता है? यहाँ पर गुजरात के शासक गौरी को हरा देते हैं। इसके बाद अब गौरी और एक चीज़ समझ जाता है कि अगर हमें भारत में सत्ता स्थापित करनी है तो हमें किसी तरह पंजाब को जीतना होगा, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र से अगर हम मजबूत होते हैं तो हम फिर अंदर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि मुल्तान और सिंध बाहरी रास्ते पर था। गुजरात में वो हार चुका था। अब वो रुख करता है पंजाब का। पंजाब पर उसका आक्रमण 1179 से 80 के बीच में होता है। पंजाब पर जो उसका आक्रमण है वो 79 से 80 के बीच में होता है। पहले वो पेशावर पे कब्जा करता है, फिर आगे जाकर 86 में खोखरों को हराता है और लाहौर भी कब्जे में ले लेता है। यानी पहले पेशावर, फिर लाहौर। 86 आते आते पेशावर और लाहौर उसके कब्जे में थे। 1190 आते आते संपूर्ण पंजाब गौरी की अधीनता में आ जाता है। यानी कि पंजाब में उसकी कहीं ना कहीं जीत पक्की हो रही थी। 1190 आते आते संपूर्ण पंजाब उसके अधिकार में आ गया। दिल्ली तथा गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, मैदानी भूभाग, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी भूभाग थे, दिल्ली का जो भूभाग था, इसमें अब वो कोशिश करता है प्रवेश करने की, क्योंकि पंजाब आने के पीछे उसका मंशा यही था कि पंजाब के बाद वो दिल्ली में प्रवेश कर सके। इसी बीच गौरी के अनुसार उसे भारत आने का निमंत्रण जयचंद देते हैं। देखिए, अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि कन्नौज का शासक थे जयचंद। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, और उस समय दिल्ली जिसके शासक थे, अजमेर में उनका राजधानी था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता में प्रेम हो जाता है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी थी। कन्नौज के शासक जयचंद अपने पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से करने को तैयार नहीं होते हैं। जब संयोगिता का विवाह कहीं और हो रहा होता है तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय विवाह के मंडप से संयोगिता को अपहरण कर लेते हैं। जयचंद इससे काफ़ी क्रुद्ध होता है, लेकिन जयचंद की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का सामना कर सके। तब पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद सहारा लेते हैं किनका? मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं। अब वही वाली बात हो गई कि अगला सीमा पर बैठा था अंदर आने के लिए और आपने द्वार खोल दिया कि आ जाओ। अब जो गौरी पहले से तैयारी कर रहा था दिल्ली और गंगा के यमुना के द्वार में घुसने की, उसके लिए द्वार खुल गया और वो अपनी सेना को लेकर तराइन के मैदान में पहुंच जाता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से युद्ध करने के लिए। ये युद्ध पहला बार जो होता है वो 1191 में होता है। 1191 में हुआ युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। कहा जाता है कि इस समय जो अजमेर के शासक थे उनके पास 2 लाख अश्वरोही यानी कि घुड़सवार, 3000 हाथी के साथ एक विशाल सेना थी।
और उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ जमकर लड़ाई की और गौरी को इस युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी को वापस जाना पड़ा, लेकिन गौरी वापस तो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की युद्ध कला और उनके सेना को सजाने की कला को वो परिचित हो जाता है और इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है और पुनः जो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पीछे की ओर ढकेल दिया था, राजपूती शक्ति ने गौरी को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि 14 मील दूर तक तराई के मैदान में सेना ही सेना फैली हुई थी और 40 मील दूर गौरी को वो ढकेल देती है। गौरी वापस जाने के बाद पुनः अपनी सेना को एकत्रित करता है और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। 1192 ईस्वी में फिर एक बार पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सेना आमने सामने आती है। मोहम्मद गौरी जो प्रथम युद्ध में हार चुका था, वो बदला लेने के लिए तैयार था और लगभग जब वो आता है 1,20,000 सेना के साथ वो आता है। मिन्हाजुस्सिराज इतिहासकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना में 1,20,000 सैनिकों को सम्मिलित किया था। कौन लिखते हैं? मिन्हाजुद्दीन सिराज। और इस बार मोहम्मद गौरी ने अपने सेना को इस ढंग से सजाया कि पृथ्वीराज चौहान की सेना गौरी का मुकाबला नहीं कर पाती है। गौरी की सेना काफ़ी संगठित हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही थी। वी.ए. स्मिथ, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध ऐसा निर्णायक संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आधारभूत सफलता सुनिश्चित कर दी, क्योंकि इस युद्ध के बाद दिल्ली पर गौरी का अधिकार हो गया और जो मुसलमान पहले से भारत में थे, जो गजनवी के साथ आए थे या मोहम्मद बिन कासिम के समय से थे, उनकी एक तरह से मार्ग प्रशस्त हो गई शासन करने की। यहाँ से दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान की सत्ता समाप्त हो जाती है और दिल्ली में गौरी की सत्ता स्थापित हो जाती है। और गौरी जो कि 1173 में गौर का गजनी का शासक बनता है, वो 1206 ईस्वी तक शासक रहता है। लेकिन अभी गौरी को भारत में एक युद्ध और लड़ना था। वो युद्ध कौन था? आपने देखा, उसने 75 में सिंध और मुल्तान में युद्ध किया, 78 में पंजाब, गुजरात और भिलवाड़ा, 79-80 में पंजाब, 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध। गौरी को भारत बुलाने वाला जयचंद 1194 ईस्वी में जब जयचंद ने चाहा कि गौरी वापस जाए और गौरी जाने को तैयार नहीं हुआ, तो ये दोनों भी फिर आमने सामने आ जाते हैं। गौरी कन्नौज पर अधिकार चाहता था और जयचंद दिल्ली से गौरी को हटाना चाहता था। इस चीज़ को लेकर 1194 में गौरी और जयचंद आमने सामने आते हैं और इस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में गौरी ने कई जैन मंदिरों को नष्ट किया, कई शिक्षा के केंद्र को नष्ट किया, मार्ग में आने वाले कई मंदिरों को लूटपाट किया, नष्ट किया और लास्टली जो कन्नौज के शासक जयचंद थे, उन्हें पराजित करने में सफलता प्राप्त की। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और उसका सिपा सलार था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गौरी भारत से वापस जा रहा था तो उसने अपनी भारतीय सत्ता जो उसने भारत में स्थापित की थी जीते हुए प्रांत, उसकी बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप कर गौरी वापस चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के तौर पर, सिपा सलार के तौर पर उसके भारतीय सत्ता की बागडोर मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी या सिपा सलार के तौर पर भारतीय सत्ता की बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आती है। 1206 तक वह कुतुबुद्दीन ऐबक एक सिपा सलार के तौर पर कार्य करता है, लेकिन जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी का अपना कोई संतान नहीं था। वो अपने साथ एक गुलामों की हुजूम फौज रखता था। उसके गुलाम और उत्तराधिकारी के तौर पर
कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की जनता के कहने पर लाहौर में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इसके बाद तो दिल्ली सल्तनत में एक नया युग गुलाम वंश शुरू होता है। लेकिन अगर इससे पहले हम गौरी के लिए कुछ और चंद लाइन देखें तो 1195-96 में जब गौरी ने चुनार के पास राजपूतों को पराजित किया, इसके बाद गौरी ने भारत पर कोई भी अभियान नहीं किया और 1205 में गौरी एक बार भारत आता है, लेकिन फिर वो वापस चला जाता है। 15 मार्च 1206 को गौरी की हत्या कर दी जाती है। गौरी की हत्या के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, जो कि जिनकी आंखों को गौरी ने युद्ध में फोड़ दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था, वो अपने मित्र चंद्रवरदाई की सहायता से शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या करते हैं। एक सेवक बनकर चंद्रवरदाई जाते हैं और शब्द भेदी बाण से वो एक शब्द बोलते हैं, जिसे पढ़कर गौरी आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करता है और गौरी की हत्या कर देता है। तो बहरहाल 15 मार्च 1206 को गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के नींव डालते हुए शासन की बागडोर अपने हाथों में लेता है। अगर हम प्रभाव देखें तो मोहम्मद गौरी ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया। गौरी ही वो व्यक्ति था जो भारत को मध्यकाल में लाया, क्योंकि मध्यकाल का जो सल्तनत काल है वो गौरी से ही शुरू होता है। गौरी ने भारत में मुल्तान, सिंध, गुजरात, पंजाब, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर जैसे प्रांतों को अपने अधीन किया और शासन व्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ली। तो आज मैंने आपके साथ गौरी की प्रमुख अभियान और गौरी की जीवनी का चर्चा किया। इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर होंगी, लेकिन जाते जाते बारी है आज की प्रश्न की। आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। क्वेश्चन को सुनिएगा। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम फिर से सुनिएगा। लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप आराम से देखिए। ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू यानी हमारे उपराष्ट्रपति। खुशवंत सिंह एक पत्रकार थे। अरुंधति राय एक साहित्यकार और बालकृष्ण रावत। 4 ऑप्शन है आपके पास, एम वेंकैया नायडू, खुशवंत सिंह, अरुंधति राय और बालकृष्ण रावत। सही उत्तर कमेंट में दीजिए और मेरे द्वारा दिया गया उत्तर तो आपको कल प्राप्त हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और यदि पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।